ओके जी, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज़ द पावर स्क्रूज़। पावर स्क्रूज़ को लीड स्क्रूज़ भी कहते हैं और इसको आपने एवरीडे लाइफ में जो है आपने शायद इसकी एप्लीकेशन भी देखी हो। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपने लैब में, क्योंकि आपने लेथ मशीन में लीड स्क्रूज़ यूज़ होते हैं, स्क्रू जैक जो है उसमें यूज़ होते हैं। दे बेसिकली कन्वर्ट रोटेशन इनटू लीनियर मोशन। इनके आप रोटेट करते हैं और रोटेशन को रोटेशन जो है उसको ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं और आप वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। एक्चुएटर्स में यूज़ होता है, प्रोडक्शन मशीन्स जो है उसमें खैर यूज़ हो रहा है। इसके 3 टाइप के थ्रेड्स होंगे, स्केयर, एक्मी और बटरेस थ्रेड्स। स्केयर थ्रेड जो है, जो आपको यहाँ फर्स्ट वन जो है आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी एंड ऑल्सो एलिमिनेट एनी रेडियल कंपोनेंट द फोर्स बिटवीन स्क्रू एंड नट, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसका जो है इशू क्या है कि डैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कट बिकॉज ऑफ इट्स परपेंडिकुलर फेस, ठीक है। बहुत मुश्किल है टू मैन्युफैक्चर। सो उस केस में क्या होता है कि हम यहाँ मॉडिफाइड स्केयर थ्रेड भी यूज़ होते हैं, जिसमें 10 डिग्री इंक्लूडेड एंगल यूज़ होता है टू इम्प्रूव इट्स मैन्युफैक्चरेबिलिटी। यानी कि ये अगर आप ये देख सकें कि ये जो है 5 डिग्री इस साइड से इंक्लाइंड है, 5 डिग्री इस साइड से इंक्लाइंड है, सो ओवरऑल ये 10 डिग्री बनता है। सो ये 10 डिग्री जो है टिल्ट बेसिकली इसमें होता है, इंक्लूडेड एंगल जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि जो है इसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी हम बढ़ा सकें। अच्छा, होता आपके पास क्या है, देखें, जब भी याद रखिएगा, जब भी आपके पास जो है फोर्स लग रही है, ठीक है, लेट्स से आपने कोई कंपोनेंट है, आपने इसको मूव कराना है, 2 फोर्सेस लग रही होंगी। एक जो है आपके पास रेडियल फोर्सेस होगी, ठीक है, और एक आपके पास लाजमी बात है एक एक्सियल फोर्स जो जनरेट हो रही होगी। तो स्केयर थ्रेड क्या करता है, रेडियल कंपोनेंट को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देता है और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस को जो है या एक्सियल जो फोर्स है उसको अपवर्ड लिफ्ट उसको आके ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से फिर जो भी आपने नट वगैरह लगाया हुआ है वो लीनियरली जो है या अलोंग इट्स एक्सिस वो अपवर्ड मूव करता जाएगा। सेकंड जो है हमारे पास एक्मी थ्रेड्स हैं। एक्मी थ्रेड्स जो है उसमें अब 29 डिग्री का इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है, 14.5 फ्रॉम दिस साइड, 14.5 फ्रॉम दिस साइड। अच्छा, सारों का आप ये देख रहे होंगे कि ये जो थ्रेड की हाइट है डैट इज़ p/2 और इसी तरह जो है एक थ्रेड की जो लेंथ है डैट इज़ ऑल्सो p/2 और कंप्लीट जो है ये आपके पास पिच जो है आपके पास आ रही है, ठीक है। दीज आर ईजियर टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, और इसका जो एडवांटेज ये है कि आप इसमें स्प्लिट नट यूज़ कर सकते हैं। ये आपको यहाँ स्प्लिट नट नज़र आ रहा है कि सिंपल जो है आपने नट उसके ऊपर प्लेस किया, ठीक है, और अब जो है अब आप उसे स्क्रूज़ की मदद से टाइट कर देंगे। सो अगर आपने कोई भी जो है नट वगैरह आपने चेंज करना है, ठीक है, या लेट से क्लीनिंग वगैरह करनी है, सो वो इजीली हो सकती है। सॉरी। उसके बाद जो है एक्मी स्टब थ्रेड है। एक्मी स्टब थ्रेड में क्या होता है कि आपके पास जो ये है डैट इज़ अराउंड 0.5 p, ठीक है, और मगर जो हमारे पास एक्मी स्टब थ्रेड होते हैं उसमें ये जो है हम इसे 0.3 p कर देते हैं, यानी कि 0.3 टाइम्स ये पिच होता है जो यहाँ से रूट से लेके टॉप तक का जो डिस्टेंस है। एक्मी थ्रेड्स का एडवांटेज ये है कि ये जो है दोनों साइड्स में, दोनों डायरेक्शन में लोड को जो है ये केटर कर सकता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। जो स्केयर थ्रेड है उसमें उस तरह जो है हम इसको उन पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करते, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है एक्मी थ्रेड्स। उसके बाद जो थर्ड वन आपके पास आ जाता है, ओके, सो ये जो है डायमेंशन हैं एक्मी थ्रेड्स के लिए, ठीक है, जो मेजर डायमीटर थ्रेड्स पर इंच और बाकी तमाम डाटा। बटरेस थ्रेड्स। बटरेस थ्रेड्स में क्या होता है कि आपके पास जो है वो उन जगहों के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल हैं या फिर कह लें रिकमेंड किए जाते हैं जहाँ आपने सिंगल डायरेक्शन में जो है आपने या एक्सियल थ्रस्ट आपको वन डायरेक्शन में चाहिए। ये मैक्सिमम आपको हायर स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि अलोंग द लेंथ जो है इसमें एरिया ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि अगर आप साथ साथ रूट के साथ साथ देखते जाएं तो इसमें निस्बतन एरिया ज़्यादा है। और मज़ीद स्ट्रेंथ इसलिए भी है कि इसमें जो आपके पास स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, यानी कि जो शेयर स्ट्रेसेस में जनरेट होगी वो मिनिमम होगी, क्योंकि स्ट्रेस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास वो जो एरिया है
वो बढ़ता जा रहा है। अगर वो एरिया बढ़ता जा रहा है तो आपके पास इवेंचुअली स्ट्रेसेस आपके पास कम जनरेट होनी है। सो इसका ये जो है एडवांटेज है। बेंच वाइज वगैरह में जो है ये यूज़ होता है क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन में ही ज़्यादा हमारी लोड की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। सो दैट कैन दे आर बेसिकली डिज़ाइन टू हैंडल एक्सट्रीम एक्सियल थ्रस्ट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। स्प्लिट नट को ये भी अलाउ करते हैं, वाइजर्स में यूज़ होंगे। और यही बात जो अभी हम कह रहे थे कि देखें 7 डिग्री जो है यानी कि जो वो वाली साइड जिसने बेसिकली वो लोड बेयर करना है, यानी कि जब आपने लेट से बेंच वाइज वगैरह पे लोड रखा है और आपने उसको लिफ्ट करना है उसको, या आपने टाइटन अप करना है, सो बेसिकली जो वो लोड है वो 7 डिग्री वाली साइड जो है उसके ऊपर पड़ रहा होगा, और जो ट्रेलिंग फ्लैंक है वो 45 डिग्री का है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इसके पास जो है वो मैक्सिमम शियर जो है आपके पास आएगी, यानी कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन आएगी अगेंस्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। ओके, सिंपल से कुछ न्यूमेरिकल हैं, इनको हम करके देख लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम मज़ीद जो है पावर स्क्रूज़ को आगे लेके चलते हैं। ओके जी, वी हैव अ पावर, हमारे पास पावर स्क्रू जो है गिवन है विच इज़ 23 mm इन डायमीटर एंड हैज़ अ थ्रेड पिच ऑफ 7 mm। सो वी हैव टू फाइंड द डेप्थ, थ्रेड डेप्थ, ठीक है, थ्रेड विड्थ, मीन एंड रूट डायमीटर्स एंड लीड प्रोवाइडेड स्क्वायर थ्रेड्स आर यूज, ठीक है। सो पहले हमने जो है इसको स्क्वायर थ्रेड के लिए यूज़ करना है और फिर हम इसे एक्मी थ्रेड के लिए यूज़ करते हैं। सो गिवन हमें जो है डायमीटर गिवन है और उसके अलावा जो है हमें यहाँ पिच गिवन है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमें गिवन है, अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। सो ये हमारे पास जो है फिगर गिवन है फॉर स्क्वायर थ्रेड्स, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 23 mm इसका मेजर डायमीटर है, 3.5 mm हाइट है, 7 mm की जो है पिच जो कि हमें गिवन थी, 7 mm की पिच गिवन है, और ये p/2 जो है चूँकि हमें गिवन था तो इसलिए हमें ये भी पता है कि दिस लेंथ इज़ 3.5 mm एंड दिस लाइन इज़ 3.5 mm एज वेल, और इसी तरह जो है जो ये लेंथ है ये भी 3.5 mm होगी। सो सबसे पहले हमने जो थ्रेड डेप्थ फाइंड आउट करनी है वो सिंपली आपके पास p/2 होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं, ये देखें आपको ये गिवन है, यहाँ थ्रेड डेप्थ जो है p/2 है। उसके बाद जो है विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, डैट इज़ ऑल्सो p/2 जो कि हमें यहाँ से वेरीफाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है मीन डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। मीन डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए ये देखें हमारे पास मेजर डायमीटर मौजूद है, तो होगा क्या, यानी कि अगर लेट से मेरे पास ये सर्कल है और यहाँ करके कहीं इसका रूट डायमीटर लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ कि ये आपके पास रूट डायमीटर है और ये जो है आपके पास मेजर डायमीटर है। तो मीन डायमीटर कैसे फाइंड आउट होगा, मुझे जो डिस्टेंस पता है, मुझे ये डिस्टेंस पता है जो कि 23 mm यहाँ शो हो रहा है। सो देखें मीन डायमीटर के लिए रिडक्शन यहाँ से भी होनी है, ठीक है, और रिडक्शन यहाँ से भी होनी है। सो इस वजह से जो है जब हम यहाँ मीन डायमीटर फाइंड आउट करने लगे हैं, यानी कि यहाँ मीन डायमीटर को हम dm से शो कर रहे हैं, सो उसके लिए 23। अब हमें जो है ये गिवन है, देखें ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका लाई कर रहा है रूट डायमीटर पे, और ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है आपके पास मेजर डायमीटर पे। सो एक जो है लाजमी बात है, एक वो थ्रेड या फिर कह लें वो यहाँ आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो यहाँ भी आपके पास ये फॉर्म थ्रेड यहाँ भी तो फॉर्म हो रहा है क्योंकि डायमीटर है। सो इसकी वजह से जब हमने रूट डायमीटर फाइंड आउट करना है, या कह लें हमने इसके मिड में जाना है, सो एक केस में ये 3.5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया।
और दूसरा 3.5/2 इस केस के लिए होगा जो कि डाउनवर्ड है। सो इस वजह से ये 2 बार आ रहा होगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपके पास जो मीन डायमीटर है दैट वुड बी 23 माइनस 3.5 माइनस 3.5/2 सॉरी 3.5/2 माइनस 3.5/2 इवेंचुअली 19.5 mm आएगा। रू डायमीटर फाइंड आउट करना है। रू डायमीटर का जो है बिल्कुल सिंपल, आपके पास जो है मेजर डायमीटर माइनस पिच, वो आपके पास रू डायमीटर आ जाता है। अच्छा, और वो भी हमारे पास कहाँ से आया है ये देखें। दोबारा आपको ये डिस्टेंस आपको गिवन है p/2, इसी तरह जो है जब दूसरी साइड के लिए देखेंगे तो वहाँ भी p/2 होगा। सो p/2 p बनता है, सो रू डायमीटर बिकम्स d माइनस p दैट इज इक्वल टू 16 mm। उसके बाद जो है हमने जो है लीड जो है हमें कहा गया था लीड फाइंड आउट करनी, तो लीड जो है इस केस में दैट वुड बी इक्वल टू पिच, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू पिच, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड जो है हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। और या फिर अगर नहीं होगा तो आपको गिवन होगा कि जी ये जो है सिंगल थ्रेड जो है नहीं है, तो उस केस में जो है लीड इज इक्वल टू पिच इज इक्वल टू 7 mm फॉर दिस केस। इसी तरह जो है अगर एक्मी थ्रेड्स आ जाते हैं, एक्मी थ्रेड्स में भी बिल्कुल उसी तरह ही है। आपके पास 7 mm पिच गिवन है और 3.5 mm आपके पास हाइट गिवन है। थ्रेड डेप्थ आपने फाइंड आउट करनी है और बिल्कुल उसी तरह p/2, जो कि हम यहाँ से ये देखें वेरीफाई भी कर सकते हैं। p/2 देखें, इस केस के लिए भी p/2 ही है। और उसके बाद जो है विड्थ एट पिच लाइन वो भी p/2 है, जो कि हमें यहाँ से वेरीफाई हो रही है। उसके बाद मीन डायमीटर है। मीन डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल उसी तरह 3.5/2 जो कि हमने यहाँ अभी डिस्कस भी किया, ठीक है। और उसके बाद रू डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए d माइनस p, वो भी जो है हमने डिस्कस किया कि अगर ये p/2 है तो दूसरी साइड से भी p/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ओके, और उसके बाद जो है फाइनली हमारे पास लीड है, लीड इज इक्वल टू पिच इज इक्वल टू 7 mm। सो इस तरह जो है ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। और ये जो है एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इस तरह के जो है न्यूमेरिकल आ जाते होते हैं, और इनफैक्ट ये फीचर किए हैं लास्ट ईयर के फाइनल में। सो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको बेहतर आपके होने चाहिए। नेक्स्ट अप इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रूज विच इज़ पावर स्क्रू जैक। पावर स्क्रू जैक में होता क्या है कि आप नट जो है उसको एक टॉर्क अप्लाई करते हैं और स्क्रू जो है वो अपवर्ड जो है लिफ्ट करता जाता है टू लिफ्ट द लोड और डाउन टू लोअर इट अल्टरनेटिवली, ठीक है। द स्क्रू कुड बी टर्न्ड अप अगेंस्ट फिक्स नट टू लिफ्ट द लोड। There will be a significant friction between screw and the nut as well as friction between nut and the base, ठीक है। सो इस फ्रिक्शन की वजह से जो है एक सेल्फ लॉकिंग कंडीशन भी हमें अचीव होगी। आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करते हैं। थ्रस्ट बेरिंग आर यूज्ड टू रिड्यूस द लॉसेस ड्यूरिंग द टॉर्क ट्रांसमिशन। होता क्या है बेसिकली, देखिए जो थ्रस्ट बेरिंग्स वगैरह और ये चीज़ें इस वजह से यूज़ होती हैं कि जब आपने एक रोटरी मोशन को और जो आपने अपवर्ड मूवमेंट करनी है, हमने उन दोनों को सेग्रीगेट करना होता है। वरना नॉर्मली होगा क्या कि अगर लेट से आप ये थ्रस्ट बेरिंग नहीं लगाते, ठीक है, थ्रस्ट बेरिंग क्या कर रहा है, थ्रस्ट बेरिंग रेडियल फोर्सेस को जो है एब्जॉर्ब करता है और सिर्फ एक्सियल फोर्सेस को ट्रांसमिट करने की इजाज़त देता है। होगा क्या इससे, होता सिर्फ ये है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं हमारे पास जो बेरिंग है, अगर तो आप नट घुमा रहे हैं तो स्क्रू भी अपवर्ड मूव करेगा, मगर हम ये चाहते हैं कि जो है हमें वो रोटेशन नहीं चाहिए, हमें तो लीनियर सिर्फ मूवमेंट अपवर्ड चाहिए। सो उस वजह से हम फिर थ्रस्ट बेरिंग अप्लाई कर देते हैं ताकि जो है तो जो है जो ये लॉसेस वगैरह हैं सॉरी ये बीच में ना आ रहे हों। ओके, और इसी तरह जो है यहाँ हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। ये आपके पास एक केस है जहाँ अब एक सर्वो मोटर अप्लाइड है और आपके पास जो है लीड स्क्रू है और एक नट है। सो जैसे जैसे मोटर एक्चुएट करेगी, नट जो है अपवर्ड और लेफ़्ट राइट मूव करेगी। ये ज़्यादातर यूज़ होता है लेथ मशीन्स में। यहाँ आपको जो है परफेक्ट पोजीशनिंग आपको चाहिए होती है कुछ केसेस में। सो वहाँ हम जो है ये लीड स्क्रूज जो है पावर स्क्रूज हम यूज़ करते हैं। ओके, अब इसकी जो है डेरिवेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर बाकी चीज़ों को कवर करते हैं। ओके, ये हमारे पास केस है। आपने करना क्या है कि अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है, अगर हम पावर स्क्रू को अगर हम देखें तो मोर और लेस स्टेटस ओके इमेज जो है हम कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ से देखें, अगर आप जो है पावर स्क्रू को देखते हैं तो मोर और लेस ये कुछ इस किस्म का आपको ये लगता है कि एक आपके पास एक प्लेन है या फिर एक सिलेंडर है जिसके ऊपर आपने थ्रेड्स को हेलिकली जो है आपने इंक्लाइंड जो है आपने इंक्लाइंड हेलिक्स को आपने जो है प्लेस कर दिया एक तरह से। सो अगर हम जो है इसके एक पिच या कह लें कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है उसको अगर हम जो है रैप अप करके अगर हम जो है उसको प्लेस करते हैं तो कुछ इस किस्म की शेप बनेगी। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ इनिशियली आपका जो है वो स्क्रू जैक था, पोजीशन थी, जब आपने टॉर्क की मदद से आपने जो है नट को एक कंप्लीट रोटेशन घुमाया, सो ये जो आपके पास लोड है ये इंक्रीज करके इस पॉइंट तक चला गया और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट वाज इक्वल टू लीड। अगर हम देख रहे हो और जो है लोड की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं उसे एक थ्रेड के ऊपर जो कि कंप्लीट रेवोल्यूशन में, या हम अगर इसको देखें तो हमारे पास जो है अगर ये इंक्लाइंड प्लेन जो है दैट इज़ फॉर द स्क्रू थ्रेड, ठीक है, और ये आपके पास जो है लोड अप्लाई हो रहा है। सो और लोड जो है डाउनवर्ड वेट उसका एक्ट कर रहा है पी। सो दो फोर्स जो हैं, जो फोर्सेस अब जनरेट होंगी, सबसे पहले एक लाजिम बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, जो कि इसको अपवर्ड मूव करने से रेजिस्ट कर रही होगी। एक लाजिम बात आप लोग ये डायनामिक्स में आप लोग कवर भी करके आएंगे कि जो है नॉर्मल फोर्स भी बिल्कुल सरफेस के अलॉन्ग जो है जनरेट हो रही होती है, और लाजिम बात है ये एफ वो फोर्स है जो कि आप जब स्क्रू को टाइट अप कर रहे हैं तो आप भी एक फोर्स लगा रहे हैं कि वो अपवर्ड मूव करें। सो ये जो है चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इसमें लैम्डा जो है वो आपके पास लीड एंगल है, लीड जो है डेट इज़ डिफाइंड बाय एल, और लाजमी आता है जो एक रेवोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, उसमें हमने पाई डी पी हमने कवर किया, यानी कि क्रॉस, क्योंकि देखें जब स्क्रू जैक में जब नट ने मूव करना है तो उसने एक पूरी कंप्लीट रोटेशन करनी है, ठीक है। अगर कंप्लीट रोटेशन करनी है तो सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग मूव करेगा, तो या तो वो 2 पाई आर होगा या जो है वो पाई डी कहलाएगा। सो इस वजह से ये कंप्लीट डिस्टेंस है दैट इज़ पाई डी। इसी तरह जो है अगर लोअरिंग हमने करनी है, लोअरिंग में आप देख सकते हैं कि आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आपके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन जो है यहाँ ऑपोजिट हो जाएंगी। ओके, हम क्या करते हैं कि सिंपल जो है हम फर्स्ट केस को ले लेते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस कर लेते हैं हम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फोर्स जो आपके पास लग रही है वो यहाँ एफ है, उसके अलावा ये एन है, और एन जो है क्योंकि ये अब एंगल ये वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, सो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा डैट वुड बी और ये डायरेक्टेड है टुवर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, सो डैट वुड बी माइनस एन साइन ऑफ लैम्डा। और इसी तरह ये जो एफ है अभी एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है और ये डायरेक्टेड है टुवर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, सो डैट वुड बी माइनस एफ कॉज ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू ओके। यहाँ अच्छा एक और चीज़ भी, जो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है डैट वुड बी इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, ये भी जो है आप लोग कवर करके आए हैं कि म्यू बीइंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो हम इसको फार्मूला को यूज़ करते हैं, हम अब ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि एन हम कॉमन ले लें और हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये डैट वुड बी इक्वल टू म्यू कॉज ऑफ एन कॉज ऑफ लैम्डा प्लस साइन ऑफ लैम्डा, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। इसी तरह जो है हम यहाँ लिख सकते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन में जो सबसे पहले फोर्स लग रही है वो तो पी एक्ट कर रही है, ठीक है, माइनस पी। उसके बाद जो है फ्रिक्शनल फोर्स का साइन कंपोनेंट तो माइनस एफ साइन ऑफ लैम्डा, और उसके बाद जो है यहाँ एन भी आपके पास एक्ट कर रहा होगा, और एन चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट और वाई पॉजिटिव होता है, सो डैट वुड बी प्लस एन कॉज ऑफ लैम्डा।
इट इम्प्लाइज, बिल्कुल यही फार्मूला जो कि हमने यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कवर किया था वो हम दोबारा यूज़ करेंगे, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू P ओवर cos लैम्डा माइनस म्यू साइन लैम्डा। अब जब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, सो हम यहाँ n की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू P म्यू cos लैम्डा प्लस sin लैम्डा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा माइनस म्यू sin लैम्डा। सो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाती है। और अब अगर लेट से हमने टॉर्क अब फाइंड आउट करना है, अब ये जो है देखिए एक रोटेशन के अंदर जो है बेसिकली ये फोर्स जनरेट हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि हमने अगर टॉर्क फाइंड आउट करना है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू द स्क्रू टॉर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर जो है अब हमारे पास वो TP/2 होगा, पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय P म्यू cos लैम्डा प्लस sin लैम्डा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा माइनस म्यू sin लैम्डा। और अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि cos लैम्डा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास ये बनेगा cos लैम्डा से डिवाइड होकर ये सिर्फ म्यू बच जाएगा प्लस tan लैम्डा सो cos ऑफ लैम्डा ये भी आपके पास जो है 1 हो जाएगा माइनस म्यू, और ये आपके पास अभी tan ऑफ लैम्डा। और अगर हम tan ऑफ लैम्डा को अब देखते हैं, सो tan ऑफ लैम्डा इज सिंपली इक्वल टू perpendicular over base, so that would be L over pi dp। सो इस वैल्यू को जो है हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ कह देते हैं कि इज इक्वल टू dp/2 मल्टीप्लाई बाय p इंटू म्यू प्लस ओवर dp डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ म्यू भी आएगा। सो डैट वुड बी म्यू L ओवर पाई dp। सॉरी यहाँ फर्स्ट टर्म में नहीं आना था। सो डैट इज़ ओके नाउ। अब हम क्या करेंगे कि जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड दोबारा कर देंगे, तब मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह ओके, सो पाई dp। सो हमारे पास जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा दैट वुड बी
इक्वल टू TSU इज इक्वल टू PdP/2 और म्यू πdP प्लस L डिवाइडेड बाय πdP माइनस म्यू L। सो इस तरह जो है हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है, जो कि टॉर्क को यानी कि लिफ्ट करने के लिए जो आपको फोर्स अप्लाई आपने करनी होगी। अच्छा, अब इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि जब हमारे पास हम नॉर्मल स्क्रू यूज़ करते हैं, ठीक है, लीड स्क्रू यूज़ करते हैं, वहाँ तक के लिए तो ठीक है, मगर जब हमारे पास एक्चुअल केसेस होते हैं उसमें सिर्फ ये केस नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें कॉलर्स भी ऐड करते हैं। जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है, या ये चीज़ हो गई, इनको कुछ बुक्स में जो है आप इसके हम कैप भी बोलते हैं, कुछ केसेस में जो है इसको कॉलर भी बोला जाता है, थ्रस्ट कॉलर इसको बोल देते हैं। सो होता क्या है कि थ्रस्ट कॉलर क्या करता है कि सिंपली सिर्फ एक्सियली मूव करता है, रोटेट नहीं करता। और इसके दरमियान में, थ्रस्ट कॉलर के दरमियान में ये ज़रूरी होता है कि आप एक थ्रस्ट कॉलर बेरिंग आप जो है या थ्रस्ट बेरिंग आप ऐड करते हैं, जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दिस वन और दिस वन। नॉर्मली इसको भी रेफ़र करते हैं कि ये जो है थ्रस्ट जो है या थ्रस्ट कॉलर ये है। बेसिकली ये क्या करता है कि ये इंटरफेस पे है इन बिटवीन द कैप एंड द नट, यानी कि जो रोटेशन हो रही है और जो ट्रांसलेशन हो रही है उसके दरमियान में बेसिकली ये बेरिंग आ जाते हैं। सो बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग क्या करते हैं, सिर्फ एक्सियल फोर्स आगे ट्रांसमिट करते हैं, रेडियल फोर्स आगे ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते। सो जिसकी वजह से स्क्रू जैक पे जब आप लोड करेंगे वो सिंपली अपवर्ड लिफ्ट होता जाएगा। सो ये इसका एडवांटेज होता है। सो अगर तो ये आपके पास थ्रस्ट कॉलर आ रहा है तो लाजमत है आपने थ्रस्ट कॉलर का जो फैक्टर है वो भी यहाँ ऐड करना है, कि लाजमत है उसकी वजह से भी तो फ्रिक्शन जनरेट हो रही है और जो है वेट लिफ्ट करने में जो है लाजमत है उसका भी अमल दखल है। सो अगर हम स्लाइड्स को फिल वक्त देख लेते हैं, सो यहाँ तक जो है हमने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने कवर अप कर लिया। उसके बाद जो है टॉर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द थ्रस्ट कॉलर, ठीक है, अगर आपने थ्रस्ट कॉलर को लाजमत आपने टर्न करना है, सो उसके लिए जो है लाजमी आता है। ओके जी, सो थ्रस्ट कॉलर जो है जब वो एडअप होगा, थ्रस्ट कॉलर इज बेसिकली यूज टू सेग्रीगेट द स्टेशनरी एंड मूविंग पार्ट्स। सो थ्रस्ट कॉलर की वजह से भी लाजिम आता है यहाँ को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही होगी और डैट वुड बी इक्वल टू म्यू पी और DC/2। DC इज़ द डायमीटर ऑफ द थ्रस्ट कॉलर, यानी कि ये कितना है। उसके बाद जो है आपके पास P जो कि लोड अप्लाई और म्यू C जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि थ्रस्ट बेरिंग का है, ठीक है, क्योंकि थ्रस्ट बेरिंग अगर आप बॉल बेरिंग जहन में लेकर तो बॉल बेरिंग क्या करता है कि वो आपके जो है वो उसके साथ साथ रोटेट करता जाएगा। सो ओके, उसके बाद जो है अगर हम हमने अगर टोटल हमने टॉर्क फाइंड आउट करना, सो बहुत सिंपल है, इन दोनों को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल टॉर्क टू लिफ्ट द लोड विद स्क्वायर थ्रेड्स। और यही हमने अगर इसे लोअर करना होगा तो बिल्कुल वही डेरिवेशन जो भी हमने करके देखी है, इसको अगर ऑपोजिट अगर उसके साइन वगैरह कन्वेंशन से ही कर देते हैं सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। सो डैट वुड बी टोटल टॉर्क टू लोअर द टॉर्क विद स्क्वायर थ्रेड्स। उसके बाद अगर एक्मी थ्रेड्स की बात करें, एक्मी थ्रेड्स में थोड़ा सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी कि इसमें एक हेलिक्स एंगल आपके पास आ जाता है, क्योंकि आप इसको यूँ समझें कि आपके पास जिस तरह ये आपके पास इमेज है, ठीक है, कि बेसिकली ये देखें एक्मी थ्रेड्स है, ये देख रहे हैं आपके दरमियान में जो है ये एक एंगल भी फॉर्म हो रहा है। सो अगर हम इसको विजुलाइज करें, यानी कि अगर आप ये देख रहे हैं स्क्वायर थ्रेड्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं, मगर जब एक्मी थ्रेड्स की बारी आएगी तो यहाँ से भी रिडक्शन होगी और इस फेस से जो है वो रिडक्शन भी आपके पास हो रही होगी। और अगर आप इस फेस को जो कि यानी कि ये वाला फेस है जो कि यहाँ हिडन है, यहाँ से देखें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि लोड इधर अप्लाई हो रहा है और जो बाकी सरफेस है वो कुछ इस तरह से लाई कर रही है, यानी कि दरअसल हो क्या रहा है कि दरअसल ये कुछ इस किस्म की ये सरफेस है, ठीक है,
जो कि आपको वहाँ से आपको कुछ जो है फेस आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो ये वाला फेस है ये बिल्कुल इसके पीछे लाई कर है। तो देखें बिल्कुल फोर्सेस उसी तरह ही अप्लाई होंगी, सिर्फ एक ही होगा कि जो नॉर्मल फोर्स है अब वो बेसिकली बजाय इसके कि जो हमारे पास लीड स्क्रू था उसमें ये एंगल लैम्डा फॉर्म हो रहा था, यहाँ जो है वो एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा होगा। यानी कि एक साइड से देखेंगे तो एन जो है वो एक अल्फा एंगल पे भी जो है उस पर जो है उसमें एक फैक्टर आ रहा होगा। तो उसकी वजह से चेंज क्या होता है, सिर्फ चेंज क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ ये फैक्टर है यहाँ कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा। ये जो हमारे पास लीड स्क्रू है उसमें ये ज़ीरो होता है, सो इसकी वजह से वो सिंपल एल हो जाता है। और अगर कॉज ऑफ अल्फा इसमें ऐड अप कर देंगे तो जैसे जैसे वो एंगल चेंज होता जाएगा हेलिक्स एंगल, वो उसी तरह ही अपडेट होता जाएगा। सो एक्मी थ्रेड्स में सिंपल ये चेंज है और ऐसे इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, उसके बाद जो है हम सेल्फ लॉकिंग पे आ जाते हैं। सेल्फ लॉकिंग कंडीशन वो कंडीशन है कि वेयर द स्क्रू विल होल्ड इट्स लोड इन प्लेस विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, यानी कि आप लोड लिफ्ट कर रहे हैं और आप रोक देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आएगा बल्कि जो है अपनी वह पोजीशन संभाल के रखेगा। सो इट डज़ नॉट नीड अ ब्रेक टू होल्ड द लोड। ठीक है, बैक ड्राइवेबल लीड स्क्रूज और ऑल्सो अवेलेबल, जिसको जो है आप बैक पे जो है कर सकते हैं। सिंपल हमने स्क्रू के थ्रेड ही हमने चेंज करना है। अगर जो है आपके पास बटरेस होंगे तो सिंपल वन डायरेक्शन में कर सकते हैं, और अगर जो है आप सिंपल स्केयर वगैरह यूज़ करेंगे, एक्मी यूज़ करेंगे तो हम बैक ड्राइवेबल भी बना सकते हैं। ओके जी, सो जिन फैक्टर्स पे जो है डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले जो है इफ़ द लीड इज़ लार्ज और द फ्रिक्शन इज़ लो द लोड विल लोअर इटसेल्फ कॉजिंग द स्क्रू टू स्पिन विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है, यानी कि अगर तो लीड बहुत ज़्यादा है या फिर जो है आपके पास फ्रिक्शन बहुत कम है तो आप इमेजिन करें कि आपने एक चीज़ को लिफ्ट किया और वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनवर्ड दोबारा ज़ीरो पे आ जाए। सो इस केस में जो है हमारे पास जो टॉर्क जो है डैट वुड बी ज़ीरो होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। अगर पॉजिटिव टॉर्क जो है हमें इक्वेशन से है, इसका मतलब है कि स्क्रू जो है वो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में, यानी कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास अब फुलफिल हो जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है डैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू tan ऑफ लैम्डा कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर इस टर्म से जो है हमारे पास ये ग्रेटर होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सेल्फ लॉकिंग कंडीशन अटेन हो गई है। सो the critical coefficient of friction for the lead concerned is mu greater than tan lambda। तो for square threads पर अगर एक्मी होगा तो cos of alpha भी आएगा। if mu is equal to mu critical the nut is on the point of moving down the thread without any torque applied। ठीक है, यानी कि हल्के से भी कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। अगर वो ग्रेटर है क्रिटिकल कोएफिशिएंट से, so then the thread is self locking in that the nut cannot undo by itself, it need to be unscrewed by a definite negative torque, यानी कि आप वो काउंटर टॉर्क अप्लाई करेंगे। clearly self locking behavior is essential for threaded fasteners। Okay, car lifting jack would not be of much use if the load fell soon as the operating handle was released। ठीक है, हम सिंपल जो है जब टायर वगैरह चेंज करें उसके लिए यूज़ करते हैं। सो एप्लीकेशन जो है यानी कि किसी काम के ना होते हैं अगर वो ऑटोमेटिकली सेल्फ लॉकिंग कंडीशन उनमें ना होती। ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ एफिशिएंसी को देख लेते हैं। एफिशिएंसी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए, वर्कआउट और वर्क इन। आउटपुट जो है हमारे पास दैट इज़ PL। ठीक है, लाजमी बात है एक लीड हमारे पास जो है और लोड हमने जितना लिफ्ट किया है और आपने टॉर्क आपने पावर कितनी लगाई है, आपने इनपुट वर्क कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 2πt। लाजमी बात है आपने टॉर्क अप्लाई करना है मगर कितना अप्लाई किया, वन सर्कल में 2π। क्योंकि देखें एक कंप्लीट सर्कल में जब आप हैंडल को मूव करेंगे आप एक कंप्लीट राउंड फ्लिप आप कवर कर रहे हैं, सो इस वजह से ये 2π साथ आ रहा है। सो हमने सिंपल यहाँ P और L की वो वैल्यू सारी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनली आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एफिशिएंसी अगर हमने एक्मी के लिए करनी है तो ये फाइंड आउट करनी है, मगर चूंकि कॉज ऑफ अल्फा जो है डैट इज़ इक्वल टू 1, सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाता है फॉर स्क्वायर थ्रेड्स। ओके, यहाँ तक जो आप लोगों के इल्म में होगा या आप लोगों को जो लग रहा होगा वो ये है कि जैसे जैसे हम लीड एंगल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास लीड एंगल लेट से न्यूमरेटर में आ रहा है। सो वन माइट से कि जो है अगर हमारे पास हम लीड बढ़ाते जाएं
सो वी कैन इंक्रीज द सेल्फ लॉकिंग और द कंडीशन, हम बेहतर एफिशिएंसी हम बेहतर कर सकते, बट दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप यहाँ देखें कि the efficiency is 0 when the lead angle is 0, ठीक है, because no useful work is being done to raise the load, but friction is still present, ठीक है। The efficiency is also approaches to 0 at high lead angles because the torque is simply increasing the normal force, ठीक है। यानी कि in towards the end आपके पास क्या हो रहा है कि जो torque है that is increasing, torque increase हो रहा है, आपके पास friction increase हो रही है without any useful component to rotate the nut। ओके और फिर यहाँ आप देखें कि हमारे पास जो है लीड एंगल और एफिशिएंसी, यानी कि हमें बिल्कुल एक यहाँ मिड में कहीं हमें यहाँ वर्कआउट करनी, ये एरिया है, यहाँ रहेंगे तो आपको एफिशिएंसी भी आपको अचीव होगी और आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ लीड एंगल भी मिड रेंज में होगा, एफिशिएंसी भी आपको निस्बतन बेहतर अचीव होगी, वरना टुवर्ड्स द एंड जो है आपके पास जाके वहाँ सिंपल आपके पास टॉर्क जो है वो ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन आपके पास ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और यूजफुल जो है आपके पास वर्क नहीं हो रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा जो है जो एक तो हमारे पास जो है हमने अभी नेट वगैरह की बात की, तो एक और अगर हमने वो कम करना हो, ठीक है, सो हम उस केस में हम बॉल स्क्रूज भी यूज़ कर सकते हैं। रिडक्शन इन थ्रेड फ्रिक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द यूज़ ऑफ बॉल स्क्रूज विच यूज़ अ ट्रेन ऑफ बॉल बेरिंग्स इन नट टू क्रिएट अप्रॉक्सीमेट रोलिंग कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू थ्रेड्स। अच्छा, एक होती है सेल्फ लॉकिंग कंडीशन, एक होती है ओवरहॉलिंग कंडीशन। ओवरहॉलिंग कंडीशन ये होती है कि आपको जो है कोई ना कोई एक्सटर्नल ब्रेक या फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि आप उसे इन कॉन्टैक्ट रखें, तो उस केस में जो है हमारे पास ये यूज़ होते हैं। सो जो ये ओवरहॉलिंग यानी कि बॉल स्क्रूज़ के साथ जो लीड स्क्रूज़ यूज़ होंगे वो हमारे पास एप्लीकेशन उनको हमें मिलती है, जो कि हमारे पास लैंडिंग गियर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, हॉस्पिटल बेड एडजस्टर्स जो होते हैं या एक्चुएटर्स होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इनकी ओवरहॉलिंग नेचर के जो यानी कि ये लीड स्क्रूज़ हैं जो कि बॉल स्क्रूज़ को यूज़ करते हैं, वो जो है हमारे पास इन एरियाज़ में यूटिलाइज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल को देख लेते हैं।